वेलकम टू स्पैक क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, CFSE एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट की थी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो देखा कि इन्हें किस प्रकार से एनर्जी कम ज़्यादा हो रही थी। तो कब हम अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी एनर्जी आई थी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या एनर्जी आई थी, उसके बारे में पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ते हैं आगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। तो देखिए, हमने देखा था कि जो अपने मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, जो कि डी जनरेट एनर्जी होती है, सभी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होती है, लेकिन इन दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने ये मान के चले थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि ये माना कि जेड एक्सिस पे लिगेंड थे और ये अपने एक्स एक्सिस और ये अपने वाई एक्सिस। तो जब लिगेंड्स आ रहे थे, यानी एक तो ये चीज़ क्लियर रखना कि जो CFT होती है उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो एक लिगेंड का पॉइंट चार्ज है और मेटल का भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लिगेंड के पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो उनमें अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन के बाद जो मेटल के डी ऑर्बिटल में डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनमें रिपल्सन विद दी लिगेंड्स लोन पेयर, तो उनमें रिपल्सन हो रहा है, तो जिससे कि उनमें एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है। यानी एक तो अपने डी ऑर्बिटल होते हैं जो कि एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, एक अपने डी ऑर्बिटल इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। तो जो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं उन पे रिपल्सन कम होगा, क्योंकि जो अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड एक्स डायरेक्शन। तो अपने जो एक्सिस पे जो लिगेंड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, उन पर रिपल्सन ज़्यादा होगा कंपेरिजन किसके, जिन इन बिटवीन दी एक्सिस के। यानी इन बिटवीन दी एक्सिस हैं जो ऑर्बिटल, उनमें रिपल्सन होगा वो कम होगा कंपैरिजन जिन जो एक्सिस पे प्रेजेंट हैं। तो देखिए, जिसकी वजह से अपने ये जो डी ऑर्बिटल है, इनकी डी डिफरेंट एनर्जी के हो जाते हैं। जैसे कि ये है अपना DXY, DYZ और DZX, और ये अपना DZ², DX², Y²। तो ये हैं अपने एक्सिस पे और ये अपने इन बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, तो इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। ये अपने EG ऑर्बिटल, ये अपने T2G ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DZX, और ये अपने DZ², DX², Y²। तो यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। ये इसकी जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो ये 0.6 डेल्टा O, और इसकी जो एनर्जी हुई डिक्रीज हुई है वो ये -0.4 डेल्टा O, या फिर इसको बोल सकते हैं 6 डेक्यूरल और इसको बोल सकते हैं 4 डेक्यूरल। तो इतनी एनर्जी का डिक्रीजमेंट हो गया और इतनी एनर्जी इंक्रीजमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि रिपल्सन एक्सिस पे ज़्यादा था और एक्सिस से अपने लिगेंड अप्रोच कर रहे थे। तो ये अपने पढ़ लिया था यहाँ तक इन दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे इसमें, तो ये इसमें आएगा लोअर एनर्जी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो दो ऑर्बिटल वैकेंट रह गए, तो ये अपना इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, इसके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसमें जाए या फिर इसमें जाए या फिर इसमें जाए। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो अगर ये DXY और DYZ और DZX में से किसी में भी जा सकता है। अब जिसमें भी जाएगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो जाएगी। माना कि अपना यहाँ पे DXY में चला गया, तो XY पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कंपेरिजन किसके, DYZ और DZX के। तो DXY पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो रिपल्सन ऑब्वियसली बात है, कंपेरिजन ज़्यादा होगा। तो जैसे ही रिपल्सन अपना ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी तो ये अपना स्प्लिट हो जाएगी, T2G ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। तो इसमें जो इस केस में जब भी अपने अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में जो अपनी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल न होके वो हो जाती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए एक चीज देखो, एक पढ़ेंगे अपन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल और एक पढ़ेंगे अपन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब इनका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। तो ये है अपनी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल और एक है अपने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको बोल सकते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कब बोलेंगे, जब अपनी जो अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल और लिगेंड्स की, जो सभी मेटल और लिगेंड्स की डिस्टेंस है ऑलवेज सेम, सभी मेटल लिगेंड्स की जो डिस्टेंस है सेम होगी तो उसे बोलेंगे हम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। जब सेम डिस्टेंस ऑल मेटल लिगेंड, ठीक है, तो ये बोलेंगे अपन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। और जिसमें कि अपनी डिफरेंट मेटल लिगेंड डिस्टेंस हो तो उसे बोलेंगे अपन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ये सेम डिस्टेंस कब होगी, जब अपने सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने सिमेट्रिकली फील्ड होंगे, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड, और जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे तो अपनी होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब सिमेट्रिकली कब होते हैं, जैसे कि अपना ये T2G है तो इसमें या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो सभी में या फिर डबल हो, अनसिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल कब रखेंगे, जैसे कि अपने हो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर अपना 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर अपना इसमें 2 हो इसमें एक एक हो, तो ये अपने अनसिमेट्रिकली कैटेगरी में आते हैं। अब ये ईजी ऑर्बिटल भी हो सकता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन हो इसमें वैकेंट हो, एक पेयर में हो और एक सिंगल पेयर हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें भी ये अपने अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसे जो सिमेट्रिकली फिल्ड है इसको बोलते हैं अपने नॉन डीजनरेट इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट। तो अपना जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्रागोनल जो ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है वो डिफरेंट मेटल लिगेंड डिस्टेंस होगी तो अपने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। अब ये कब होगी, जब अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट होगा। और इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट है तो उसमें सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, और सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फील्ड है तो उसे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है उसे ही अपन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, यानी अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे इलेक्ट्रॉन तो उसमें अपन उसको बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। तो अब देखिए ये अपना एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि ऑल मेटल लिगेंड्स की जो डिस्टेंस है सभी सेम है,
तो इसे बोलते हैं अपन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यदि ये अपना लिगेंड जिसकी जेड एक्सिस पे जो लिगेंड है उनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो गई कंपैरिजन एक्स वाई के, एक्स वाई डायरेक्शन में जो लिगेंड प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन की जो डिस्टेंस है इंक्रीज कर गई, तो इसे बोलते हैं इलॉन्गेशन। और यदि ये मेटल लिगेंड्स की जो डिस्टेंस है इनकी ये कंप्रेस हो गई, तो इसे बोलते हैं अपन कंप्रेस ऑक्टाहेड्रल, इसे बोलते हैं इलॉन्गेशन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है जिसमें कि जो लिगेंड्स हैं, ट्रांस लिगेंड्स हैं जेड एक्सिस पे, उनकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है यानी इलॉन्गेशन हो जाता है, और यदि वो कंप्रेस हो जाती है तो उसे कंप्रेशन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ये अपनी टेट्रागोनल बोल सकते हैं इसको। अब टेट्रागोनल किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो अपन जेड एक्सिस के अलोंग अगर इसको देखेंगे तो अपने को ये टेट्रागन जैसा दिखेगा, तो उसी के बेसिस पे टेट्रागोनल बोल रहे हैं। और इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मेटल लिगेंड्स की जो डिस्टेंस है सभी की सेम नहीं है, डिफरेंट है, और इसकी जो डिस्टेंस सेम होती है सभी की, उसे बोलते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब समझते हैं जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ये एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं अपन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को। तो ये अपना कॉपर सेकंड जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d9 4s0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका होगा T2g6 और Eg3। ठीक है, अब T2g में 6 हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये फिल्ड हो गए जैसे, तो ये तो सिमेट्रिकली फिल्ड हो गए। अब Eg ऑर्बिटल है जिसमें कि 3 हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम अपने 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 हैं, तो इसमें देखिए 1 2 और 3। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये इसमें रहे, अब माना कि मैं इसको dz² बोल दूँ, इसको बोलता हूँ dx² y²। ठीक है, तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है अपना, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये dz² में आए या फिर ये अपना dx² y² में आए। ठीक है, ये अपना dx² y² और ये अपना dz²। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये dz² में आए या फिर ये dx² y² में आए। अब ये डिसाइड करेंगे कि जब dz² में रहेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो उस पर रिपल्सन ज़्यादा रहेगा लिगेंड्स का। ठीक है, तो वो रिपल्सन को कम करने के लिए अपना वो जेड एक्सिस वाले जो मेटल और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस है उसको वो इंक्रीज कर लेगा, जिससे कि रिपल्सन कम हो जाए। तो रिपल्सन कम हो जाएगा यानी एक्स वाई की जो डायरेक्ट एक्स वाई के कंपैरिजन में जो जेड एक्सिस पे है उसको वो इंक्रीज कर लेता है डिस्टेंस को, जिससे कि वो स्टेबल हो जाता है। और जो यदि वो x² y² में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन dx² y² में प्रेजेंट होता है, तो एक्स वाई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्स वाई है वो अपनी डिस्टेंस इंक्रीज कर लेगा और जेड एक्सिस वाले हैं वो अपनी कंप्रेस कर लेगा, जिसे बोलते हैं अपन कंप्रेस होता है तो उसे बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। और यदि इलोंगेशन होता है तो उसे बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। तो जेड एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है तो उसे बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन। और यदि dx² y² में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है तो उसे बोलते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है, ये वर्ड समझ में आए
टेट्रागोनल कंप्रेशन और टेट्रागोनल इलोंगेशन। अब ये टेट्रागोनल अपन क्यों बोल रहे हैं, तो इस बेसिस पे बोल रहे हैं टेट्रागोनल कि देखिए जो अपन जेड एक्सिस के अलोंग देखेंगे अपन इस कॉम्प्लेक्स को, तो अपनी ये ज्योमेट्री होगी वो एक टेट्रागन के रूप में अपने को दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए इसको टेट्रागोनल बोल रहे हैं। अगर एलोंगेशन हो रहा है, जेड एक्सिस की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है तो उसे अपन एलोंगेशन बोल रहे हैं। और यदि वो कंप्रेस कर रही है, एक्स वाई की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, सॉरी एक्स वाई की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो उसे अपन कंप्रेशन बोल रहे हैं, और जेड एक्सिस की कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना डी ऑर्बिटल, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो ठीक है, इसमें दो स्प्लिटिंग हो जाएंगी, एक तो अपने ईजी, एक अपनी हो जाएगी T2G। ये यहाँ तक पढ़ लिया था। T2G में एक होता है अपना तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो डिस्टॉर्शन होता है, जॉन्टिलर डिस्टॉर्शन, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपना जेड आउट और एक होता है अपना जेड इन। ठीक है, तो जेड आउट और जेड इन का मतलब समझते हैं। अब तो जेड आउट है, उसमें जेड का मतलब जो जेड एक्सिस वाले हैं वो मेटल से अवे चले जाएंगे लिगेंड्स, और जो जेड इन है उसमें वो कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो जेड आउट देखिए, अब जो ईजी ऑर्बिटल है अपने, अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो डी जेड स्क्वायर में हो या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। अब यदि ये डी जेड स्क्वायर में होगा तो डी जेड स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगी, यानी डी जेड स्क्वायर कम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो गई तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा हो गया, तो रिपल्सन को कम करने के लिए जो डी जेड स्क्वायर वाले हैं, जेड एक्सिस वाले लिगेंड हैं, वो अपनी मेटल से अवे चले जाएंगे, और मेटल से अवे चले जाएंगे जो जेड एक्सिस वाले हैं मेटल से अवे, और जो एक्स वाई एक्सिस वाले हैं वो अपने टूवर्ड्स दी मेटल आ जाएंगे। तो टूवर्ड्स दी मेटल आएंगे तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी शॉर्टर डिस्टेंस, और जो अवे फ्रॉम दी मेटल होंगे उनकी हो जाएगी लार्जर डिस्टेंस। तो जेड एक्सिस वालों की अपनी जो लार्जर डिस्टेंस होगी उसकी वजह से वो रिपल्सन कम फील करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लेक्स अपना स्टेबल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन पे इंक्रीज हो गई थी उससे वो रिपल्सन कम क्रिएट होगा, जिससे कि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, यही बात समझ रहे थे। अब देखिए ये अपना है डी ऑर्बिटल, माना कि इसमें ये स्प्लिटिंग हो गई ईजी ऑर्बिटल,
ये T2G, तो डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इसमें होंगे dx/dy/z और dz(x). ठीक है, अब डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो उसने क्या किया कि मेटल से वो अवे चला गया, यानी मेटल से जो लिगेंड्स की डिस्टेंस है उसने इंक्रीज कर ली, जिससे कि इंक्रीज करने से वो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो जो dz(x) जो z वाले हैं उनकी जो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, तो उन पे जो अब लिगेंड्स आएंगे तो रिपल्सन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। तो एक्स वाई की जो रिपल्सन है वो मोर होगा, तो उसमें क्या होगा, जो डी एक्स वाई हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ये डी जेड एक्स और डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स वाई, और यहाँ पे ये डी जेड स्क्वायर पे कम वो होगा एनर्जी, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो जेड एक्सिस है उस पर जो डिस्टेंस है उसने इंक्रीज कर ली, यानी अवे फ्रॉम द मेटल चला गया, और ये जो एक्स वाई है इसलिए टूवर्ड्स द मेटल आ गए, तो जिससे कि इन पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए, अब जैसे ही जो डी जेड स्क्वायर है इसकी, और अगर अपन जो x जो जेड आउट होता है उसमें देखिए डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो जाने की वजह से वो अपना जो रिपल्सन है उसको कम करने के लिए वो अपने मेटल से अवे चला जाएगा, और जो एक्स वाई एक्सिस है वो टूवर्ड्स दी मेटल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी जो रिपल्सन डी जेड स्क्वायर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो गई तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसको वो कम करने के लिए वो अपनी लिगेंड जो मेटल से है वो डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेगा, यानी अवे फ्रॉम दी मेटल चला जाएगा, और जो एक्स वाई वाले हैं वो अपने टूवर्ड्स दी मेटल आ जाएंगे, जिससे कि रिपल्सन कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो मेटल से अवे चला गए उनकी लार्जर डिस्टेंस हो जाएगी, और लार्जर डिस्टेंस हो जाने की वजह से अब आगे देखते हैं, एक्स वाई एक्सिस की शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगी और जो जेड एक्सिस वाले हैं उनकी लार्जर डिस्टेंस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब लार्जर डिस्टेंस हो जाएगी तो डी जेड स्क्वायर वाले हैं वो अपना जो लिगेंड्स आएगा तो रिपल्सन कम फील करेंगे, तो रिपल्सन कम फील करने की वजह से वो बाद में जो एनर्जी है उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम हो जाने की वजह से यहाँ पे देखिए ये अपनी एनर्जी डिक्रीज कर ली, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये एनर्जी इंक्रीज हो गई। ऐसी डी एक्स वाई है T2G में भी ये इंक्रीज हो गई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड की कम हो गई। अब देखिए आगे, ये हो गया अपना टेट्रागोनल एलोंगेशन। यदि एक्स वाई जो T2G का है वो और उस पर और मतलब पास में आते गए, लिगेंड्स पास में आते गए, तो वहाँ पे और रिपल्सन ज़्यादा आएगा, तो डी एक्स वाई की ये डी जेड स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगी जो एनर्जी है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इंक्रीज हो जाएगी, डी जेड स्क्वायर की कम हो जाएगी, और डी जेड एक्स डी वाई जेड की। तो जो ये ऑर्डर रहेगा ये बनेगा अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्प्लिटिंग। ठीक है, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक्स वाई एक्सिस पे ही तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इसको इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक्स वाई डायरेक्शन की जो है वो वहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो एक्स वाई की इंक्रीज हो गई, डी जेड स्क्वायर की कम हो गई,
ये देखिए यहाँ पे कम हो गई और ये एक्स वाई की इंक्रीज हो गई। तो ये समझ में आ गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और जेड आउट। जेड आउट में डी जेड स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डी जेड स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो रिपल्सन को कम करने के लिए अपने मेटल से अवे चले जाएगा, और एक्स वाई एक्सिस वाले हैं वो मेटल की टूवर्ड्स दी मेटल आएंगे, और टूवर्ड्स दी मेटल आएंगे तो जो जेड एक्सिस से है वो उसकी डिस्टेंस लार्जर हो जाएगी, और एक्स वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब डिस्टेंस लार्ज होने की वजह से वहाँ पे रिपल्सन कम होगा क्रिएट, और रिपल्सन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जिससे कि डी जेड स्क्वायर की कम एनर्जी हो जाएगी और डी एक्स स्क्वायर वाई की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी ई जी ऑर्बिटल और डी टी टू जी में वो एक्स वाई की ऊपर होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम ज़्यादा होगी, और डी जो जेड वाले हैं उन पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जिससे कि ये हो जाएगा। अब फर्दर अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो एक्स वाई एक्सिस है उस पर ऐसे लिगेंड आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो एक्स वाई पे ज़्यादा रिपल्सन होगा। अब ज़्यादा रिपल्सन होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एक्स वाई वाले की इंक्रीज हो जाएगी, और डी जेड जो जेड एक्सिस वाले हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए डी जेड स्क्वायर की कम हो गई और डी जेड एक्स और डी वाई जेड, ये समझ में आ गया। ये अपना 0.6 डेल्टा ओ इंक्रीज हुई थी, और ये अपनी डिक्रीज होती है -0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। या फिर 6 डेक्यूरल या फिर 4 डेक्यूरल। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी एनर्जी है वो +1/2 इंक्रीज हो गई और -1/2 डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो एनर्जी है वो +2/3 इंक्रीज हो गई और 1/3 माइनस हो गई। ये काम आएगी आगे, मैं बताऊंगा कि जेड आउट प्रिफेर रहेगा या फिर जेड इन प्रिफेर रहेगा। इसके लिए एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि जेड आउट कब होगा कॉम्प्लेक्स में, जेड इन कब होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं जेड इन को। जेड इन में कुछ नहीं है, हाँ जेड इनमें देखिए जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी कंपेरिजन डी जेड स्क्वायर के। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होने के कारण ये अपना रिपल्सन कम करेगा, तो एक्स वाई की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर लेगा, और जेड एक्सिस वाली है उसको अपन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जेड इन या फिर कंप्रेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई पे इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। अगर रिपल्सन को कम करना है तो एक्स वाई अपनी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देगा, यानी मेटल्स से अवे चला जाएगा, और जेड एक्सिस वाला है वो टूवर्ड्स दी मेटल आ जाएगा। जो जेड एक्सिस वाले की है वो डिस्टेंस रहेगी अपनी शॉर्टर, और जो एक्स वाई है उसकी डिस्टेंस रहेगी अपनी लार्जर। अब देखिए मेन पॉइंट, जब लिगेंड्स अपने अप्रोच करेंगे तो उसके बाद जितने पास आते जाएंगे तो अपना एक्स वाई पर रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई की तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। तो जो जेड एक्सिस है इन है वो अंदर आएंगे मेटल्स की तरफ, तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा फील करेंगे, तो ये अपने डी जेड स्क्वायर है इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी कंपेरिजन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, और ये अपनी हो जाएगी डी एक्स वाई की एनर्जी कम और डी जेड एक्स और डी वाई जेड की एनर्जी ज़्यादा। तो ये अपनी बड़ी कितनी +1/2 और -2/3, और ये हो जाएगी अपने +1/2 -1/2, ठीक है। ये हो गया अपना जेड इन, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अपन समझते हैं कि कब जेड आउट रहे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई जेड इन और जेड आउट में,
अगर जेड इन और जेड आउट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपने को कमेंट लिखिए और जो भी डाउट होगा अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि कब अपना जेड आउट रहेगा, कब अपना जेड इन रहेगा, यहाँ से अपने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कब जेड आउट रहेगा, कब जेड इन रहेगा, इसके लिए अच्छी आसान ट्रिक्स बताता हूँ। जेड आउट, ये अपना है D1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका हो गया Eg, ये T2G स्प्लिटिंग, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया T2G में। अभी T2G में कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, dxy की एनर्जी इंक्रीज हो गई थी और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की, ठीक है, dyz और dzx, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन, ये कितनी बढ़ी, +2/3 और -1/3 डिक्रीज हो गई, यहाँ पे +1/2 और -1/2, ठीक है। और ये कितनी रहेगी अपनी, +0.6 डेल्टा ओ -0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कीजिए CFS एनर्जी। तो देखो ये -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू Eg, तो T2G में कितने हैं अपने 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0, तो रहेगी -0.4, ठीक है। अब माइनस करेंगे अपन इसमें से कि देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो -1/3, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 2 बार हो जाता, -1/3 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहाँ पे एनर्जी जो 1/3 माइनस होगी इसमें से, ठीक है। अब देखिए जेड इनमें क्या होता है, जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर की इंक्रीज हो जाएगी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी अपनी dzx और dyz, ये हो जाएगी, और ये अपना dxy, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे रहेगा -2/3 डिक्रीज हो जाएगी और +1/2 1/3 इंक्रीज हो जाएगी, +1/3 इंक्रीज हो गई। तो अब देखिए जेड इन के केस में ये अपना जेड आउट के में थी एनर्जी, अब जेड इन के केस में क्या आएगी, -0.4 तो वही रहेगी, ठीक है, माइनस इसमें 2/3 डिक्रीज हो जाएगी, तो 1/3 डिक्रीज हो रही है, एक में 2/3 डिक्रीज हो रही है, तो इसका रहेगा अपना 0.33, इसका रहेगा 0.66, इसमें रहेगी -0.4 -0.66, इसमें रहेगी -0.4 -0.33, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिक्रीज हो गई, अगर ज़्यादा डिक्रीज हो गई तो अपना ये ज़्यादा प्रेफर रहेगा कंपैरिजन इसके, तो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होगा वो जेड इन डिस्टॉर्शन होगा। तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे कि कब जेड आउट होगा, कब जेड इन होगा, CFSE के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ जिससे कि जेड ये इतना कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपन आसानी से बता सकेंगे कि कब जेड आउट होगा, कब जेड इन होगा। अब देखिए ध्यान रखना,
अपना जो D1 है इसमें Zn आया, ठीक है। अब मैं ट्रिक्स के द्वारा बताता हूँ आपको। इस साला सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। तो जब T2G में अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन है Zn होगा। अपन ने D1 में देखा था वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था। जो D2 होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Z आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे CFSE इंक्रीजिंग बाई दी 2/3। और जो EG ऑर्बिटल है उसमें अगर अपना है तो उसमें Z आउट मोर प्रिफर्ड रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो स्टैटिक डिस्टॉर्शन होता है वो स्टैटिक डिस्टॉर्शन अपना कितना भी हीट कर लो, थर्मल कितना भी अपना टेम्परेचर दे लो, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्टेबल रहता है। और जो डायनेमिक है वो कुछ समय के लिए डायनेमिक रहता है, यानी जैसे ही रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा तो अपना रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अपना T2G ऑर्बिटल होता है, उसमें जब डिस्टॉर्शन होता है तो अपना स्टैटिक डायनेमिक डिस्टॉर्शन होता है, और EG ऑर्बिटल में अपना स्टैटिक डिस्टॉर्शन होता है, जो कि सॉल्यूशन में भी अपना स्टेबल रहता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है।